नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तमिलों की आवाज दबाने का आरोप। विजय की फिल्म जननायक को ब्लॉक करने की कोशिश पर विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर तमिल संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दी कि तमिल लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। गांधी ने एक्स पर लिखा कि फिल्म को ब्लॉक करना तमिल संस्कृति और राजनीतिक अभिव्यक्ति पर हमला है। उन्होंने लिखा कि मिस्टर मोदी, आप लोगों की आवाज दबाने में सफल नहीं होंगे। बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्रालय ने कथित रूप से फिल्म की सर्टिफिकेशन रोकने या क्लियरेंस देने में देरी की, जिसके कारण अटकलें और आलोचनाएं बढ़ गईं। फिल्म जननायक, जिसका मतलब है लोगों का नेता, सामाजिक न्याय, जन नेतृत्व और राजनीतिक जवाबदेही पर आधारित है और तमिल राजनीतिक इतिहास से जुड़ी हुई है। फिल्म जगत और विपक्ष ने इसे सेंसरशिप और कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं केंद्र ने अब तक सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई का पालन सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस के अनुसार किया गया। ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका। रिपोर्ट, मरने वालों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। ईरान में जंग जैसे हालात, वहां के डॉक्टरों का बयान। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या हजारों में होनी चाहिए। सरकार पहले भी पल का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन इस बार जो हुआ वह बिल्कुल अलग है। रॉयटर्स ने भी एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि मरने वालों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जिनेवा में एक सम्मेलन में कहा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकलन संयुक्त राष्ट्र के सोर्स पर आधारित है और ये भरोसेमंद सोर्स हैं। बता दें कि ईरान में प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की सही संख्या जानना मुश्किल है और इसकी वजह हैं, जैसे देश में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संगठनों के काम पर रोक और पिछले 5 दिनों से इंटरनेट भी बंद है। ईरान में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अस्पतालों पर भारी दबाव बढ़ गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी कैंसर विशेषज्ञ प्रोफेसर शाहराम कोरदस्ती ने बताया कि इस बार सभी संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिससे सही जानकारी मिलना मुश्किल हो गया। उनके अनुसार तेहरान और बड़े शहरों के 2 से 3 अस्पतालों के डॉक्टरों ने सैकड़ों घायल और मरे हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज किया। कोरदस्ती ने कहा कि अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और खून की भारी कमी है और हालात जंग जैसे हैं। तेहरान के एक अस्पताल में कर्मचारियों ने बताया कि युवाओं के सिर और दिल पर सीधे गोलियां मारी गई। वहीं एक आंखों के अस्पताल को क्राइसिस मोड में डालना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे शहरों में हालात का सही अनुमान नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में मरे और घायल लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि अस्पतालों की क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। ईरान के नेतृत्व के आखिरी दिन और हफ्ते हैं। जर्मनी, ईरान का शासन अपने अंत के करीब। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान का नेतृत्व अपने आखिरी दिनों और हफ्तों में है। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान में आर्थिक मुश्किलों से शुरू हुए प्रदर्शन अब इस्लामिक रिपब्लिक की धार्मिक सत्ता को गिराने की मांग में बदल गए हैं और जब कोई शासन सिर्फ हिंसा के सहारे टिका रहता है तो वह अपने अंत के करीब होता है। मर्ज ने बताया कि जर्मनी इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों के साथ संपर्क में है और तेहरान से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने को कह रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसकी चीन ने आलोचना की है। ईरानी सांसद ने और ज्यादा अशांति की चेतावनी दी। सरकार से किया लोगों की शिकायतें सुनने का आग्रह। ईरान में तीसरे हफ्ते भी जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार लोगों की शिकायतें नहीं सुनेगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मध्य यज़्द प्रांत से सांसद मोहम्मद रेजा सबागियन ने संसद में कहा कि जनता में गहरा असंतोष है और इसे नजरअंदाज करने पर ज्यादा तीव्र आंदोलन होंगे। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों गिरफ्तार हुए हैं। ईरानी सरकार ने कहा है कि वह बातचीत के रास्ते खुले रखेगी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युवाओं के गुस्से के कारण समझने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का आदेश दिया है।
ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी रियाल की कीमत गिरने से शुरू होकर अब धार्मिक सत्ता के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गए हैं। ईरान प्रदर्शनों को मलाला का समर्थन। मलाला यूसुफजई बोली, ईरानी महिलाओं की आवाज अब सुनी जानी चाहिए। महिला अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि वह ईरान के लोगों के साथ हैं, जिन्हें अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। मलाला ने लिखा कि इन प्रदर्शनों को लड़कियों और महिलाओं की आज़ादी पर लगे लंबे सरकारी प्रतिबंधों से अलग नहीं किया जा सकता, जिनमें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की लड़कियां भी दुनिया की अन्य लड़कियों की तरह सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। मलाला ने यह भी कहा कि दशकों से ईरान के लोगों की आवाज दबाई गई है और अब वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने जोर दिया कि ईरान का राजनीतिक भविष्य ईरानी लोगों, खासकर महिलाएं और लड़कियां खुद तय करें। बता दें कि साल 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। कर्नाटक में बांग्लादेशी बताकर झारखंड के मजदूर से मारपीट, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूर दिलजान अंसारी के साथ नागरिकता को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि अंसारी को बांग्लादेशी बताकर 3 लोगों रथीश दास, धनुष और सागर ने उनके आधार और पहचान पत्र दिखाने को कहा और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। जब अंसारी ने अपने भारतीय होने की पुष्टि की तो आरोपियों ने कथित रूप से औजारों से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय अंसारी अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे। पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय महिला ने उन्हें बचाया। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने पुष्टि की कि अंसारी पिछले 15 साल से हर साल 4-5 महीने मंगलुरु में काम कर रहे हैं और वे भारतीय नागरिक हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में गलत तरीके से रोकना, हत्या की कोशिश, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। मलेशिया मस्क के एक्स और XAI के खिलाफ करेगा कानूनी कार्रवाई। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक तक पहुंच पहले ही ब्लॉक की। मलेशिया के अधिकारियों ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी XAI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। आरोप है कि इन कंपनियों का ग्रोक चैटबॉट अपने यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग ने कहा कि ग्रोक का दुरुपयोग यौन रूप से आपत्तिजनक और बिना सहमति वाली तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सामग्री शामिल है। आयोग ने इस महीने नोटिस भेजा था, लेकिन कंपनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रोक 2023 में लॉन्च हुआ था और इसमें ग्रोक इमेजिन फीचर के स्पाइसी मोड के जरिए वयस्क सामग्री बनाई जा सकती है। मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक तक पहुंच पहले ही ब्लॉक कर दी है। यूरोपीय संघ, भारत और ब्रिटेन ने भी ग्रोक पर बच्चों और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में जांच शुरू की है। कंपनी ने अभी तक इन प्रतिबंधों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। सनातन धर्म और संस्कृति को मिटाना आसान नहीं, अमित शाह ने मानसा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और लोगों की आस्था को मिटाना आसान नहीं है और इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। गांधीनगर के मानसा में 267 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि 1026 में महमूद गजनवी के हमले के बावजूद सोमनाथ मंदिर 16 बार नष्ट होने के बाद भी आज शान से खड़ा है। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्घाटन किया है और वहां भव्य सोमनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सरदार पटेल, KM मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। शाह ने मानसा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया और इसके लिए CSR से 15 करोड़ जुटाने की घोषणा की। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी चीनी पार्टी की बैठक पर कांग्रेस का हमला। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डराने पर डर जाता है। मोदी सरकार की विदेश नीति डावाडोल है। कांग्रेस, चीन जब भारत की जमीन पर अपना हक जता रहा था तो बीजेपी अपने मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रही थी? यही सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उसने पूछा है कि आखिर नरेंद्र मोदी का चीन से क्या रिश्ता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के चीन से रिश्ते पर सीधा सवाल किया।
खेड़ा ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां स्कूलों में चीन की भाषा मंदारिन सीखने की हिमायत करते थे। आखिर नरेंद्र मोदी का चीन से क्या रिश्ता है? यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ मीटिंग की है। कांग्रेस का कहना है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है और सरकार की नीयत पर शक है। कांग्रेस ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हमें कहते हैं कि चीन से झालर मत खरीदो, लेकिन खुद डोंगफांग नाम की चीनी कंपनी से स्मार्ट मीटर खरीद लेते हैं। चीन हमारे देश के नक्शे बदलता है, सरकार उनके ऐप बैन कर देती है। चीन हमारे फर्टिलाइजर रोक देता है, रेयर अर्थ मेटल बेचना बंद कर देता है, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुनिया अब जान गई है कि भारत जैसे बहादुर देश में कैसा प्रधानमंत्री है जो डराने पर डर जाता है और सामने वाले को क्लीन चिट दे देता है। उन्होंने मोदी को ऐसा नेता बताया जो तारीफ पर गुलामी करने लगते हैं और डराने पर हाथ बांधकर सिर झुका लेते हैं। खेड़ा ने कहा कि पहले ये बातें राज थी, लेकिन अब पूरे देश को पता चल चुकी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर चीन को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि जो बीजेपी पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती थी, वही अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ बैठक कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या इन बैठकों में गलवान, लद्दाख, अरुणाचल, शक्सगाम घाटी, पाकिस्तान को चीन की सैन्य मदद और चीन के प्रतिबंधों जैसे मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति डावाडोल है और कभी अमेरिका तो कभी चीन की तरफ झुक जाती है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की थी, लेकिन 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भी सरकार चीन से रिश्ते सुधार रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी गुप्त बैठकों से देश के हितों को नुकसान हो सकता है और सरकार को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी रक्षा गठबंधन में होगी तुर्की की एंट्री, भारत के लिए बढ़ सकती है रणनीतिक चिंता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने में रुचि दिखा रहा है और बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था, जिसमें एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, पाकिस्तान का करीबी सैन्य साझेदार है और मई 2025 के भारत पाक टकराव में उसने पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन दिए थे। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत भी बना रहा है और F-16 विमानों को अपग्रेड कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की का सैन्य अनुभव, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति मिलकर नया इस्लामिक नेटो बना सकती हैं, जो क्षेत्र और भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी, आवारा कुत्तों के काटने पर राज्य और खाना खिलाने वाले होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामलों पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि हर कुत्ते के काटने और उससे होने वाली मौत के लिए राज्यों पर भारी जिम्मेदारी तय की जा सकती है और कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने पूछा कि आवारा कुत्तों को खुले में घूमने, काटने और पीछा करने की अनुमति क्यों दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक 9 साल के बच्चे की कुत्तों के हमले में मौत होती है तो क्या उन्हें खाना खिलाने वाले संगठन की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि कुत्ते के मूड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए खतरा बना रहता है। कोर्ट पहले ही स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और नसबंदी व टीकाकरण के बाद शेल्टर में रखने का आदेश दे चुका है। ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद लिया गया फैसला। गिग वर्कर्स की सुरक्षा और सरकार के दखल के बाद क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपनी 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है। मंगलवार को ऐप पर यह टैगलाइन दिखाई नहीं दी, जिससे कंपनी की रणनीति में बदलाव के संकेत मिले। यह कदम दिसंबर के अंत में गिग और डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल के बाद आया है, जिसमें काम के दबाव और सोशल सिक्योरिटी की कमी जैसे मुद्दे उठे थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से तय डिलीवरी समय का प्रचार हटाने को कहा है। सरकार की चिंता है कि ऐसी टाइमलाइन वर्कर्स पर असुरक्षित दबाव डालती हैं। कंपनियों ने भरोसा दिया है कि वे अपने विज्ञापनों और सोशल मीडिया से फिक्स्ड डिलीवरी समय के वादे हटाएंगी। हालांकि डिलीवरी की रफ्तार जरूरी नहीं कि कम हो। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे डिलीवरी पार्टनर्स और सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और कहा कि 10 मिनट का दबाव खतरनाक था। उन्होंने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की सराहना की
और गिग वर्कर्स के लिए बेहतर नियम और सामाजिक सुरक्षा की मांग दोहराई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.